अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और ये सिलसिला जारी है। अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से। देखने वाले प्रोग्राम को सराह भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और अपनी आरा भी भेज रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई ई बिज़नेसेस के हवाले से, उसको काफ़ी पसंद किया गया और जो पैगामात मौसूल हुए उसमें ये कहा गया कि तफसीलन इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखिए, ख़ास तौर पर ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इसके हवाले से। और इसमें बहुत सारे इसके पहलू हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की गई और यकीनन इसमें एक जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है वो ये कि पाकिस्तान में कैसे बिज़नेस जो है वो तरक्की करेगा। ये जो फ्रॉड का चक्कर है और ये ख़ास तौर पे जिसके ऊपर कल हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है कि दिखाया कुछ जाता है और माल कुछ डिलीवर किया जाता है, ये चंद एक मसाइल हैं जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और दीगर जो अवामी मसाइल हैं उसके हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू रहती ही है और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। और साथ साथ फिर आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं, कोशिश यही होती है हमारी कि ख़ास तौर पर इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं, समाजी मसाइल के हवाले से, मौशी मसाइल के हवाले से और माशरती मसाइल के हवाले से। तो कोशिश यही है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की जाए। मसाइल के हल के लिए क्या कुछ हो सकता है, ये ज़रूरी है और इसके ऊपर यकीनन बात की जाएगी। आज एक और बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे पास, पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे कुछ एविएशन के हवाले से और एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाएगी। इंडस्ट्री का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है ये ज़रूर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर वली नियाज़ मुग़नी साहब सितारा रिसालत हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उनको मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एविएशन इंडस्ट्री बन गई है, दुनिया में एविएशन के हवाले से बड़ा काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री की इस वक्त हालत है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। किसी भी हवाले से देख लें, पायलट्स की क्रेडिबिलिटी के हवाले से हो, इदारे की कारकर्दगी के हवाले से हो, मशीन्स की अपग्रेडेशन के हवाले से हो, हर पहलू के ऊपर कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठता है। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की पहचान उसकी एविएशन इंडस्ट्री बनती है। हमारे पायलट्स बड़े बड़े नाम दुनिया में पहचाने गए, हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री, हमारा एयरफोर्स दुनिया में उसने अपना एक मकाम बनाया। लेकिन ये गलती कहाँ पर हो रही है कि जिसकी वजह से आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई सवालात, ख़ास तौर पे जो कमर्शियल एयरलाइंस और एविएशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी आज गुफ्तगू की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं इंशाल्लाह। सब में पहले जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था अमेरिका में, तो वहाँ पे जो मैंने MBA एविएशन की और उसके बाद PhD की, तो जो मार्केटिंग के जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि आप किसी को भी कोई बात बता रहे हो या कोई, तो आप बेच रहे होते हैं, राइट, अपना आइडिया बेच रहे हो, यू आर सेलिंग सम आइडिया। तो उन्होंने कहा सब में पहले आपको अपने आप को बेचना चाहिए ताकि लोग आपको सुने। वरना वेरी राइटली सर। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में मैंने 1971 में मुझे पायलट ऑफिसर पूरी ट्रेनिंग के बाद 68 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 71 में, अर्ली 71 में हमने ग्रेजुएशन की, जिसमें राशिद मिनहास जो थे वो मेरे कोर्समेट थे। दिस इज़ जस्ट टू रिलेट कि भाई क्या टाइम है। मेरे रूममेट बिल्कुल साथ ही कमरा था और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे। तो अल्लाह ताला ने उनको शहादत दी और ये हर फाइटर पायलट का ये एक जज्बा होता है कि वो भी इसी रुतबे पे पहुँचे। सो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 24 साल मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे माशाल्लाह। और उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने 2 अदद स्क्वाड्रन्स कमांड करने का मौका मिला माशाल्लाह, और 2 फ्लाइंग विंग भी मैंने कमांड किए। मैं डायरेक्टर ऑपरेशंस था अपने रिटायरमेंट से पहले। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली और फिर उसके बाद ये कि मैं पाकिस्तान का एक अवार्ड होता है जिसको कहते हैं टॉप गन अवार्ड, आपने टॉप गन मूवी देखी होगी, वो है शेर अफगान अवार्ड। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी इंशाअल्लाह हासिल कर सका।
اور اللہ کی یہ ساری مہربانی ہوتی. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ میرے میں کوئی خاص خاصیت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جو کچھ مجھے موقع ملے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عزت دی, یہ اس کا صرف ایک راز ہے, اور میں راز اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ اگر لوگ عام طور پہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو میں 12 یا 14 گھنٹے کر کے پھر میں اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو میں اپنے سارے ینگسٹرز کو یہی میں ایڈوائز کروں گا کہ بھئی اپنی محنت لگن نہ چھوڑیں. سو ایویشن کے اندر ایویشن ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بالکل فل ٹائم آپ کو دینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم آپ کوئی کام کر رہے ہو رہے ہیں. اور 1992 میں نے پاکستان ایئر فورس چھوڑی, اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا. دنیا کی سب میں بڑی یونیورسٹی اور سب میں رسپیکٹیبل یونیورسٹی ہے ایمبری ریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی, ڈیٹونا بیچ فلوریڈا میں. سو الحمدللہ وہاں پہ میں نے MBA میں ایڈمیشن لیا 4.0 کے ساتھ. وہاں پہ میں نے کیا, اور پھر ایک کمپٹیشن ہوا ناسا کا, اس میں نے کمپیٹ کیا ہیومن فیکٹرز سیمولیشن اسٹڈیز, اور الحمدللہ وہاں سے مجھے ایوارڈ ملا, اور اس کے بعد ساری میری ایجوکیشن جو ہے وہ فری بھی ہو گئی, اور ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا, ناسا کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جب میں PhD بھی میں نے پھر وہیں پہ کمپلیٹ کی, اور پھر 17 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا. اور واپس آنے کے بعد PIA کے لیے ایک ادارہ بنایا, وہ کچھ عرصہ چلا, اور پھر اس کے بعد کوئی ریزنز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریئلی ڈسکس, جس کی وجہ سے وہ اس کو ختم کر دیا گیا. اب میں اس وقت اپنا ایک ادارہ ہے ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, وہاں کا اس کو مینیج کر رہا ہوں, چیئرمین ہوں. اور الحمدللہ ابھی آن لائن ہم بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں, اور ایمبری ریڈل کو میں پورے اس ایریا میں, ریجن میں ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سو الحمدللہ دس ہیز بین ویری گریٹ. بات کر رہے تھے آپ کے ایویشن پاکستان میں کیا ہوا. پاکستان میں آپ کو شاید علم نہ ہو, پاکستان میں نور خان کے زمانے میں گولڈن ایئرز آف ایویشن کہتے تھے, اور پاکستان میں ہر پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ آپ نے سنا ہوگا, رائٹ؟ یہ آپ کو پتہ ہے شاید کس نے کہا؟ یہ جیکلین کینیڈی جب وہ آئی تھی یہاں پہ, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسا لگا PI کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شی سیڈ گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ. تو واقعی وہ دے ور گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے تقریباً 22-23 ایئر لائنس کو بنایا, انکلوڈنگ سنگاپور ایئر لائنز اینڈ اتحاد اینڈ ایمریٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ایئر مالٹا. یہ سارے جو ہیں ہمارے پائلٹس, انجینئرز, مینجمنٹ, یہ ساروں نے جا کر کے سکھایا. ہم کو کیا ہو گیا؟ دس از اے ویری ویلڈ کویسچن, اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوا. در حقیقت اگر ایک لفظ اگر کہا جائے تو وہ ہے لیک آف امپورٹنس اینڈ لیک آف ڈیڈیکیٹڈ ایجوکیشن ان ایویشن. ایجوکیشن بھی شامل جی ہے. ہاں, جی ہاں. اور اس میں فیکٹرز بہت ہیں. اس میں یونینز کا 29 ڈفرینٹ یونینز تھے ایٹ ون ٹائم, اور پھر اس کے اب تو خیر الحمدللہ وہ چیز ذرا ختم ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پولیٹیکل انڈکشنز, دیٹ از ون آف دی میجر تھنگس. اور پھر اس کے بعد یہ جو کرپشن والا سلسلہ ہوتا ہے وہ کنٹیجس ہوتا ہے. جس طرح آپ کو زکام ہے مجھے لگ جائے گا, آپ کو کووڈ ہے مجھے لگ جائے گا, یہ بالکل اسی طریقے سے یہ انتہائی کنٹیجس قسم کی ڈیزیز ہے, اور یہ پھیل گئی بہت بالکل ہر جگہ. اور اس نے جو نقصان پہنچایا ہے پورے ملک کو اور بالخصوص ایویشن کو. لیکن مزیدار چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایویشن کا تعلق ملک کی معیشت کے ساتھ بہت ہے. میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا ایمسٹرڈیم میں نے پیپر پڑھا تھا, جس میں میں نے کمپیئر کیا تھا سنگاپور کو اور پاکستان. لوگوں نے کہا بھائی آپ تو یہ ایپلز اینڈ اورنجز
कंपेयर कर रहे कर रहे हैं, हैं, कहाँ सिंगापुर और कहाँ पाकिस्तान। मैंने कहा थोड़ा सा पीछे आ जाइए। 1970 अर्ली 1970s में एविएशन इन सिंगापुर वाज हाफ ऑफ पाकिस्तान। जी एक बेंचमार्क होता है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि इसको देख करके आप कह सकते हैं इस मुल्क की कितनी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री Yes, है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त 0.73 मिलियन पर ईयर लोग आते थे जाते थे, एन प्लेन एंड डी प्लेन। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में उस वक्त 1.5 थे। तो आप देखें मोर देन डबल। Exactly. और फिर उसके बाद जब ली कुआन यू आए, जी वहाँ के प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ सिंगापुर, उन्होंने कहा, पहली चीज़ उन्होंने कहा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेसिफिकली एविएशन सब में अच्छी एयरलाइन में बनाऊंगा और सब में बड़ा एयरपोर्ट बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने कहा क्या हो गया आपको, इतना छोटा मुल्क, जी जी आप एक कोने से लेके दूसरे कोने पे 45-50 मिनट्स में आप ड्राइव करके जा सकते हैं। ठीक है। इतने छोटे मुल्क के लिए आप इतना बड़ा एयरपोर्ट एंड बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उन्होंने कहा दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक ऑफ सिंगापुर। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने जब ये एक्चुअली टेक ऑफ कर गया सिंगापुर इकोनॉमिकली एंड उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, तो उन्होंने एक किताब भी लिखी फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट। यस और बहुत मशहूर किताब है जिसमें उन्होंने बेसिकली यही एम्फसाइज किया कि एविएशन को आपको तरजीह देना है। इम्पोर्टेंस कितनी है सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से गए वापस, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था वो हीथ्रो की एक्सपेंशन ही थी जिसका उन्होंने इफ्तिताह करना था। तो सोचता हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों थी कि 47 के अंदर जब हमारा यहाँ पे पार्टीशन हुआ है तो वहाँ पर एयरपोर्ट्स के ऊपर, उसकी एक्सटेंशन के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा था और हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमारा एवोल्यूशन हुआ और उस वक्त जब हमने इनिशिएट किया, इसको काम करना शुरू किया, तो बहुत थोड़े अरसे में हमने बहुत बड़ा नाम इसके अंदर बना लिया। क्योंकि वो जो एयरफोर्स ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा था ना, उसकी वजह से आप समझते हैं, उसको कहते हैं ना लाइम लाइट में आ गए पूरे रीजन के अंदर और पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के एयरफोर्स, क्योंकि टेक्नीशियंस जो थे जो पाकिस्तान एयरफोर्स से बिलोंग करते थे, वो जब इस तरफ आए कमर्शियल एयरलाइन की तरफ, तो उन्होंने मिरेकल्स की है इसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जैसा भी बात हो रही थी ना एडमिनिस्ट्रेटर की, नूर खान के बाद फिर कुछ लोग आए ज़रूर, लेकिन वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनको गया, वो डिटोरिएट होता चला गया और वो सिलसिला अभी तक रोका नहीं है। तो हम जब जाते हैं, जब हम प्रोग्रेस देखते हैं मिडिल ईस्ट में जाके, अमेरिका में जाके, वेस्ट में कि हम कहाँ थे और हम वापस हम चल पड़े, तो ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़। जी हाँ, इसका मेन मकसद जो मैं कहता हूँ कि ये आपका बहुत ही हिडन रीज़न है जो कि लोगों को नज़र नहीं आता, वो है लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। और आप देखें जब अर्ली आई वुड से लेट 90s में, उस वक्त तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई इन द लास्ट 20 ईयर्स। बल्कि अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है सेफ्टी के ऊपर, वो ये कि अगर आप देखें पूरी दुनिया में फर्स्ट कमर्शियल एविएशन शुरू हुई 1914 में, ठीक है। 1903 में फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट राइट 14 से लेके अगर आप अभी तक लें तो अबाउट 106-107 ईयर्स। इस अरसे में फर्स्ट 80% ऑफ द टाइम आई वुड से कि 81-82 ईयर्स के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स वर बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फेलियर्स, ठीक है। इसमें कोई इंजन ख़राब हो गया या कोई, इट वाज मेंटेनेंस एट्रीब्यूटेबल एक्सीडेंट, दूसरे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते थे, ठीक है। लेकिन अब जितने भी हो रहे हैं एक्सीडेंट्स उसमें लार्ज मेजॉरिटी इज़ ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन एरर। अब आप देखें हमारे पाकिस्तान का PIA वाला 100% ह्यूमन एरर, और उससे पहले भोजा वाला, एयर ब्लू वाला, यू कैन काउंट n नंबर ऑफ थिंग्स। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने सेफ्टी के जो चीफ हैं उनसे मैंने जिक्र किया कि आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपके जितने भी एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स वो होते हैं जो कि एक्सीडेंट नहीं होते लेकिन दे कैन लीड टू एन एक्सीडेंट, तो वो इंसिडेंट्स को उन सबको एनालाइज करें और उसमें देखें ह्यूमन फैक्टर्स कितना है एंड डू समथिंग अबाउट इट। लोगों को आप एजुकेट करें और अपॉर्चुनिटीज़ दें टू स्टडी।
انفارچونیٹلی یہ چیز نہیں ہوئی ہے. بالکل سو اب جتنے بھی ہیومن فیکٹر ایررز ہو رہے ہیں اس کو کس طرح کریکٹ کیا جائے. یو ہیو ٹو چینج دی انٹائر سائیکی. کلچر اپنا چینج کرنا ہے. یو نو کلچر ڈزنٹ چینج اوور نائٹ. It'll take time. It will take time. Yeah. اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک میں دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں کیونکہ ہر چیز سائنس کے اندر آتی ہے. ورک لوڈ مینجمنٹ بھی ایک سائنس ہے. جی ہاں. پائلٹ کے لیے ایز یو نو بیٹر کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ آپ اس کو کس طرح اس پہ سے برڈن کم کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو سائنس میں آتی ہیں. پائلٹ از ناٹ اسٹک اینڈ تھروٹل. Exactly. اٹس ایکچولی مینیجنگ ٹیکنالوجی. Yes. ہی از اے ٹیکنالوجی مینیجر. بالکل ٹھیک ہے. سو یو نو بیسکلی ایک اور اسٹڈی بڑی انٹرسٹنگ ہے بوئنگ اور ایئر بس نے کی تھی کہ ایکچوئل ہینڈز آن فلائنگ کتنی کرتے ہیں آن دی ایوریج. یو نو بیچ میں 8 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے, 4 گھنٹے کی بھی ہے, 2 گھنٹے بھی, بٹ آن دی ایوریج اگر آپ نکالیں کتنی فلائنگ کرتے ہیں جس میں آپ اسٹک اینڈ تھروٹل سے فزیکلی آپ مینورنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا پتہ لگا کہ بوئنگ نے تقریباً 15 منٹ جی ان کا ایوریج آ رہا تھا. جی. تو ایئر بس نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ صرف 7.5 منٹ لگ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اس سے زیادہ وہ سارا صرف بٹن دباتے ہیں اور وہ جہاز اڑتا ہے. اتنی ہائیلی آٹومیٹڈ مشین. ہاں. تو اس میں آبویسلی ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے لیے آپ کے لیے ایجوکیشن بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کی سائیکی اور کلچر کو بھی چینج کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آبویسلی جیسے جیسے آٹومیشن کہیں پہ فیل ہوتی ہے تو مینولی اس کو کس طریقے سے ٹیک اوور کیا جائے اور اپنے آپ کو اس موڈ میں لے آئے جو کہ مینول موڈ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے آپ کو ٹرین بھی ایجوکیشن. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے.